एंट्रोपी असल में अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। असल में ये दोनों फिक्रे एक ही हैं। जब कोई सिस्टम डिसऑर्डरनेस का शिकार होगा, बेतरतीबी का शिकार होगा, तो एनर्जी देना बंद कर देगा। इस सिचुएशन को फिजिक्स में हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें सिस्टम के अंदर यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं रहती। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें एनर्जी खत्म हो रही है? उसका एक ही हमारे पास निशानी है। नंबर वन, सिस्टम में जब भी वर्क डन करता है, हीटिंग सिस्टम की बात हो रही है, हीट इंजन की बात हो रही है, वो जब भी वर्क डन करता है उसमें एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, एक लो टेम्परेचर बॉडी होती है। दोनों में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है। जूं ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है, कम होता जाता है, आपकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती चली जाती है फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। वर्क होता कब है? जब एनर्जी हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, इस दौरान उससे वर्क डन किया जाता है। जब हाई और लो टेम्परेचर का फर्क ही कम हो जाएगा तो फिर इसका मतलब वर्क डन भी कम हो जाएगा। आपकी हम कह देंगे दूसरे अल्फाज में एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, और जब एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी हमारा सिस्टम तरतीब का शिकार नहीं रहेगा। अच्छा, अब डिसऑर्डरनेस के हवाले से भी दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक सिस्टम है, आपके पास दो टैंक्स हैं या दो बॉडीज हैं, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर में। तरतीब है इनमें कि एक हाई है और एक लो है टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आप इनको करीब मिक्स कर देते हैं, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर्स को मिक्स कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम बोथ विल कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई तब हम उनमें ये फर्क ही खत्म हो गया कि ये हाई है कि कौन हाई है कौन लो है। यानी अब सिस्टम में एनर्जी रही नहीं फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। वैसे एनर्जी होगी लेकिन वर्क डन नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं सिचुएशन को अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो ये एंट्रोपी कहलाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी तो हम नहीं मालूम कर पाते, चेंज निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। इस फॉर्मूले में टी, ये वाला टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये तब्दील नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, इसे डेल्टा टी नहीं लगाया हमने इसको। हाँ, ये क्यू, ये हीट एनर्जी है, ये लेटेंट हीट है, एनर्जी है। अब ये क्या चीज आ गई? ये 9th-10th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर या यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर जो आप हीट एनर्जी सिस्टम को देते हो, वो सिस्टम के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, उसकी पोटेंशियल एनर्जी या मॉलिक्यूलर एनर्जी को ब्रेक या बॉन्डिंग एनर्जी को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती है। बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उनको एवेपोरेट करवाने में या फिर उनको मेल्ट करवाने में इस्तेमाल होती है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जो थर्मोमीटर पे हम जिसका टेम्परेचर चेंज नज़र नहीं आता। और उस लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q = मास इंटू लेटेंट हीट। अगर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है यानी मेल्टिंग की, तो यहाँ F लग जाएगा L के साथ। एवेपोराइजेशन की है तो E लग जाएगा। न्यूमेरिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में ये आपको पता होना चाहिए, लेटेंट हीट हमेशा आपके पास आएगी जॉल पर किलोग्राम, ग्राम में नहीं चलना, पर किलोग्राम। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैस ग्राम में दी गई है, फिर जॉल पर ग्राम चल जाएगा, क्योंकि दोनों मैस के यूनिट ग्राम के अंदर, दोनों मैसेज के यूनिट, मैस का यूनिट एल के अंदर और मैस का यूनिट एम के अंदर सेम है। तो आप आराम से क्यू आंसर निकाल सकते हो क्यू पर। अब आपके पास अगर एक सिस्टम है, लेट्स सपोज आपने क्यू एनर्जी दी, हॉट रेजरवायर की एनर्जी Q/T1 है, कोल्ड की Q/T2 है। हमें पता है T2 टेम्परेचर कम होता है और T1 ज़्यादा होता है, तो उसके मुताबिक आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ग्रेटर देन लेस देन, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये नेट चेंज इन एंट्रोपी आ गई। फॉर्मूला डेवलप कर लिया आपने, ठीक है। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी, याद रखिएगा, कहता है कि इफ अ सिस्टम अंडरगो अ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी
नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी एक ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जिसमें हमेशा वो इंक्रीज करती है, या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है। नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करती है, रिवर्स वापस नहीं आती, याद रखिएगा। इसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ रही है मुसलसल, डे बाय डे, डे बाय डे। तो टेम्परेचर डिफरेंस डे बाय डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस पैदा हो रहा है आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में। तब ही कहीं बारिशें ज्यादा हो रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बेवक्त बर्फबारी हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद एंट्रोपी या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये मैं बता चुका हूँ, एनर्जी ऐसा ऐसा इस्तेमाल खत्म होती जा रही है, इसे डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अलबत्ता एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंट्रोपी एक टाइम्स एरो है, ये बढ़ते हुए वक्त का बता रहा है। यानी ये हमें बता रहा है कि मुसलसल वक्त क्या हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और इसके जरिए एक और चीज भी आती है, हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। एक वक्त आएगा कि एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारी इस पूरी दुनिया में एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क अनअवेलेबल हो जाएगी, एनर्जी का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। ये वो वक्त होगा जो जजमेंट डे है, क़यामत का दिन। इस लिहाज से उसको हम कहते हैं हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगी दुनिया। यानी ये हमारी फिजिक्स का सब्जेक्ट का ये टॉपिक आने वाली क़यामत की भी निशानदेही करता है, जिसके मुतालिक हम पहले से जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और लॉ ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी यही है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज ही करती है। और लास्ट थिंग, एनवायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी, मैं अभी बता चुका हूँ कि एंट्रोपी बढ़ने की वजह से हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, ये वो आ रहा है। और ये कब होता है, जब हम इंसान अपने कंफर्ट के लिए, अपनी एज के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपने हवाले से अपने सिस्टम में हम कोई ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं और एक नेचुरल सिस्टम में डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं। हम अपने हिसाब से बड़ा प्यारा घर बनाते हैं, लेकिन अपने नेचुरल सिस्टम के अंदर एक घर फिट कर देते हैं, और वो घर नेचुरल सिस्टम में तो घर है ही नहीं, पहाड़ है, खेत हैं, दरख्त हैं। और ये बात समझ रहे हो ना मेरी, कि कैसे हम नेचुरल सिस्टम को तबाह करते हैं। तो ये है आपका एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ये आपका सारा था। इसमें ये टेबल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं आपके। अच्छा, इसके अंदर ये आप देखोगे कि ये पुराने बोर्ड के एमसीक्यू 2021 के, वो भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि आप इनको भी देख के तैयार कर सकें। बहुत सी चीज़ें जो आ जाती होती हैं, एंड पे ये कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको जो आपको आने चाहिए। फिर ये बिल्कुल एंड पे जाके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं मल्टीपल। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं, देखना है इनको, ठीक है। इनका आखिर में आपका जो की गिवन है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो ये सब चीज़ें थी आज के लेक्चर की। इसमें कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क।